चेस्टर बर्नार्ड पर आज हम बात करेंगे। लोक प्रशासन खास तौर पे संगठन के सिद्धांत में एक बहुत बड़ा नाम, यहाँ तक कि इन्हें पथ प्रदर्शक कहा जाता है। संगठन के सिद्धांतों के क्षेत्र में चेस्टर बर्नार्ड ने जो थ्योरीज दी थी, जो अपने विचार प्रस्तुत किए थे, वो आगे आने वाले विचारकों के लिए भी एक नींव का काम करते हैं, इसलिए इन्हें पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो चेस्टर बर्नार्ड ने अपने कार्यकाल में अनेक संगठनों में प्रशासक की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा बहुत सारे विश्वविद्यालयों में उन्होंने टीचिंग भी की थी प्रशासन के ही क्षेत्र में। तो इतने अलग अलग संगठनों में काम करने का उनका अनुभव था। उन्होंने लगभग हर तरह के संगठन की जो बनावट होती है, संरचना होती है, उसको बहुत बारीकी से देखा था। उसकी कमियों को, उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं, उन सब को उन्होंने नोटिस किया था, उनके प्लस पॉइंट्स को भी और माइनस पॉइंट्स को भी। तो उसके बाद उन्होंने संगठन के बारे में अपनी कुछ सिद्धांत भी दिए थे। उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए थे, संगठन के क्षेत्र में बहुत सारे लेख लिखे थे और एक पुस्तक भी लिखी थी। तो इन सब कामों की बदौलत आज चेस्टर बर्नार्ड का नाम लोक प्रशासन के क्षेत्र में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्होंने जिन विषयों पर बात की थी सबसे ज़्यादा, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम डिस्कस करेंगे। संगठन पर, कार्यपालिका के कार्यों पर, नेतृत्व पर इन्होंने बात की थी, प्रोत्साहन या अभिप्रेरणा जिसे कहा जाता है, मोटिवेशन, उस पर इन्होंने बात की थी, निर्णय निर्माण पर इन्होंने बात की थी और सत्ता के ऊपर भी इन्होंने अपनी थ्योरी और अपने जो है मौलिक विचार प्रस्तुत किए थे। तो इन सब टॉपिक्स पर हम एक एक करके बात करेंगे। इनकी बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सबसे प्रसिद्ध इनकी पुस्तक 1938 में पब्लिश हुई थी और इसमें उन्होंने अपने सारे अनुभवों का निचोड़ प्रस्तुत किया था। संगठन में क्या सिद्धांत होने चाहिए, किस तरह से उन्हें काम करना चाहिए और बाकी सब बातें। इसमें हर तरह के संगठन पर काम करने के लिए नियम मौजूद हैं, कैसे संगठन को बनाया जाए, कैसे उसकी कार्यप्रणाली चलाई जाए और किस तरह से उसे सफलता दिलवाई जाए। निजी संगठन हो, चाहे लोक प्रशासन का संगठन हो, छोटा संगठन हो या बड़ा संगठन हो, हर तरह के संगठन पर इनके विचार लागू होते हैं, जो इन्होंने इस बुक में मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे व्याख्यान और बहुत सारे लेख थे, उन्हें कलेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट नाम से भी एक पुस्तक जो है 1948 में पब्लिश हुई थी। इस पुस्तक में, इस बुक में इनके लेखों का संग्रह है। तो जितने भी सिद्धांतों की, इन सब की हम बात करने जा रहे हैं, वो सब के सब सिद्धांत द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव नाम की बुक में मेंशन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संगठन की ही, क्योंकि चेस्टर बर्नार्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था संगठन पर बात करना। इन्होंने संगठन की अपनी एक परिभाषा भी दी है। उन्होंने बोला कि संगठन दो या अधिक व्यक्तियों की सचेत रूप से समन्वित गतिविधियों की व्यवस्था है। यहाँ 3 शब्दों को मैंने हाईलाइट किया है और यही 3 शब्द हैं जिस पर ये सबसे ज़्यादा जोर देते हैं संगठन में। व्यक्तियों पर, जो कि संगठन का अंग होते हैं, व्यवस्था पर, जो संगठन को चलाए रखने के लिए आवश्यक है, और समन्वय पर, यानी कि समन्वय ही है जो संगठन को व्यक्तियों के समूह से एक संगठन में परिवर्तित करता है। तो इन्हीं पर जोर देने के लिए इन्होंने अपने सारे जो सिद्धांतों का निर्माण किया और ये परिभाषा भी इन्होंने गढ़ी थी। संगठन 2 या अधिक व्यक्तियों की सचेत रूप से समन्वित गतिविधियों की व्यवस्था है। चेस्टर बर्नार्ड का जब संगठन के बारे में विचार हम जानते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है संगठन की संरचना। तो जो शास्त्रीय विचारकों की औपचारिक संरचना थी संगठन की, उसे ये कड़ा विरोध करते हुए नकार देते हैं। उनका कहना था कि सिर्फ औपचारिक संरचना को आप संगठन नहीं कह सकते हो। संगठन का जो अस्तित्व है वो इन शर्तों पर टिका है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संगठन के अस्तित्व के लिए इन्होंने कुछ शर्तें बताई हैं। पहली शर्त यह है कि संगठन में संचार बना रहना चाहिए। संगठन में जितने भी लोग उसका हिस्सा हैं, चाहे वो उच्च अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं या बीच के स्तर के व्यक्ति हैं, उनमें जब तक संचार नहीं होगा, विचारों का आदान प्रदान एक से दूसरे स्तर तक नहीं होगा, तब तक संगठन जो है वो अस्तित्व में रह ही नहीं सकता है, संगठन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए संचार को ये सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। और ये संचार में इन्होंने दोनों तरह का संचार बताया है, लिखित संचार जो कि औपचारिक माना जाता है और मौखिक संचार भी, जो अनौपचारिक तरह के संबंधों और उनकी बातचीत को
कहा जाएगा, तो उसको भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, जो कि शास्त्रीय विचारकों से एक हटकर अवधारणा थी। दूसरा शर्त इन्होंने बताई थी कि संगठन में सहयोग तो हो, जैसा कि सभी शास्त्रीय विचारक कहते हैं। लगभग सबने, हेनरी फेयोल से लेके मैरी पार्कर फोलेट तक हमने देखा कि सब बोलते हैं संगठन में सहयोग होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सहयोग जो है वो कर्मचारियों की इच्छा से होना चाहिए, थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। थोपा हुआ सहयोग, क्योंकि वो झूठा होता है, तो वो किसी न किसी दिन अपने आप खत्म हो जाएगा और संगठन का भी अस्तित्व उससे नष्ट हो जाएगा। इसलिए सहयोग भी इच्छा से किया जाना चाहिए। और कोई भी संगठन तब तक बना रहेगा जब तक उसके उद्देश्य हैं उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता रहेगा और उन्हें प्राप्त करने के प्रयास किए जाते रहेंगे। ये भी संगठन के अस्तित्व की शर्त है कि उसके उद्देश्य लगातार स्पष्ट किए जाने चाहिए और उनकी प्राप्ति की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। अब एक व्यक्ति की संगठन में क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी इनका अलग विचार था। और जहाँ तक औपचारिक संरचना के या जहाँ तक शास्त्रीय विचारधारा का संबंध है, वो व्यक्ति को मात्र एक पुर्जा समझते थे। संगठन को एक मशीन माना जाए तो उसमें काम करने वाले व्यक्ति सिर्फ एक पुर्जा है, उसका अपना कुछ आप कह सकते हैं कि कॉन्शियस कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, यानी वो अपनी चेतना से कोई भी योगदान नहीं देता, उसे बस सौंपा गया काम ही पूरा करना होता है। ऐसा औपचारिक विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा, यांत्रिक विचारधारा, जो जिसे ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है, उनका मानना था। चेस्टर बर्नार्ड ने बोला कि व्यक्ति एक पुर्जे के तौर पे संगठन के कार्यों को भी निभाता है, यानी कि संगठनात्मक भूमिका भी निभाता है, लेकिन एक सचेत मनुष्य के रूप में वो अपनी व्यक्तिगत भूमिका भी निभाता है। कुछ निर्णय वो अपनी कैपेसिटी में लेता है, कुछ वो संगठन के दिए हुए आदेश के पालन में लेता है। तो दोनों तरह की उसकी भूमिकाएं कंसीडर की जानी चाहिए, सिर्फ एक तरफा उसे नहीं देखा जाना चाहिए। संगठन में एक और सिद्धांत इन्होंने अपनी तरफ से दिया था, साम्य का सिद्धांत। साम्य यानी समानता। साम्य को अगर बीच की स्थिति माने, एक संतुलन की स्थिति माने, तो इसके दो पक्ष होंगे। एक तो व्यक्ति जो उस संगठन में अपनी सेवाएं दे रहा है, और एक खुद संगठन, आप इसे प्रबंधन भी कह सकते हैं। अगर व्यक्ति अपनी सेवाएं संगठन को देता है, तो जितनी मात्रा में वो अपनी सेवाएं दे रहा है, उतनी ही मात्रा में उसे पुरस्कार मिलने चाहिए, उसकी संतुष्टि के प्रयास किए जाने चाहिए। ये संतुष्टि उसके वेतन के रूप में हो सकती है, उसकी सुरक्षा के उपायों के रूप में हो सकती है, उसे सम्मान देकर हो सकती है, जैसा एल्टन मेयो ने अपने प्रयोगों में सिद्ध किया था। कुछ भी ऐसा जिससे कर्मचारी को लगे कि उसकी सेवाओं के बदले में उसे पर्याप्त जो है पहचान मिल रही है, उसे संगठन की तरफ से पुरस्कार माना जाए। तो ये दोनों की जो मात्रा है वो एक दूसरे के साथ साम्य में होनी चाहिए। जितना ज़्यादा व्यक्ति सेवाएं देगा उतना ही उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, और जितने ज़्यादा पुरस्कार मिले बदले में उतनी ही सेवाओं की अपेक्षा उससे की जाती है। तो ये साम्य का सिद्धांत भी उन्होंने दिया था कि एक गतिशील संगठन में साम्य बना रहना बहुत आवश्यक है। इस साम्य को उन्होंने स्थिर नहीं बताया। उनके अनुसार ये साम्य अस्थिर होता है। अस्थिर इसलिए क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति का योगदान बढ़ेगा वैसे ही पुरस्कार भी बढ़ जाएंगे। साम्य उपस्थित तो होगा, पर उसका आकार बढ़ भी सकता है और वो घट भी सकता है। ये निर्भर करता है कि दोनों में से कौन सा पक्ष पहले क्या कदम उठाता है, क्योंकि ये दोनों पक्षों पर ही निर्भर करता है। संगठन में औपचारिक संगठन तो हमेशा से मौजूद रहा है, लेकिन धीरे धीरे विचारकों ने ये माना था कि उसी के अंदर अनौपचारिक संगठन भी पनप जाता है। यानी जहाँ श्रमिक काम कर रहे हैं वहाँ पर वो आपस में अपने संबंधों के आधार पर अपने समूह बना लेते हैं, जिसे अनौपचारिक संगठन कहा जाए। तो चेस्टर बर्नार्ड ने बोला कि एक संगठन के अंदर ये दोनों ही जो घटक हैं ना, औपचारिक और अनौपचारिक, ये दोनों एक दूसरे पर अंतर्निर्भर रहते हैं। अनौपचारिक संगठन को कम नहीं समझा जाना चाहिए। औपचारिक संगठन अगर ऐसा वातावरण प्रोवाइड करता है, ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहाँ पर ये संगठन अपना अस्तित्व कायम कर सके, वहीं अनौपचारिक संगठन भी अपने संबंधों की वजह से संगठन के मुख्य कार्यों को बनाए रखता है। औपचारिक संगठन का जो अस्तित्व है उसको बनाए रखता है। इसे एक दूसरे शब्दों में समझें तो प्रबंधन अगर 20 से 25 लोगों को एक जगह काम दे रहा है, उन्हें माहौल दे रहा है कि वो आपस में मिलकर अपने छोटे समूह का निर्माण कर पाएँ, अनौपचारिक समूह का, तो इनके आपस के संबंध ही आगे चलकर तय करते हैं कि उस संगठन का, उस प्रबंधन का जो उत्पादन है वो किस तरह से प्रभावित होगा। ऐसा हमने एल्टन मेयो के प्रयोगों में भी देखा था। यानी ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ना तो औपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन के बिना अस्तित्व में रह सकता है, और अगर औपचारिक संगठन ही नहीं होगा तो अनौपचारिक संगठन तो जन्म भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे पर निर्भर उन्होंने बताया था।
संगठन में एक और इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि संगठन के अंदर प्रभावशीलता, जो कर्मचारी हैं उनके कार्य करने की एफिशिएंसी और दक्षता, ये दोनों ही बहुत आवश्यक तत्व माने जाते हैं। कोई भी कार्य अगर किया जा रहा है तो उसका प्रभाव और उसकी दक्षता संपूर्ण होनी चाहिए। ये अगर कम होती हैं तो संगठन के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए इन दो तत्वों पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। ये संगठन से जुड़े चेस्टर बर्नार्ड के विचार थे। अब हम जानते हैं कि इन्होंने कार्यपालिका के कर्तव्यों पर क्या बातें की हैं। कार्यपालिका के कार्यों में इन्होंने बताया कि संगठन का निर्माण करना कार्यपालिका का काम नहीं है, उसका काम है संगठन को सुचारू रखने के लिए, संगठन के परिचालन के लिए कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। इन्हीं क्रियाओं को करना कार्यपालिका का कर्तव्य है। अब ये विशिष्ट क्रियाएं कौन सी हैं, उस पर इन्होंने थोड़ा बहुत अपने लेखों में हमें बताया है, हम उनकी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पहला काम, पहली विशिष्ट क्रिया जो संगठन के परिचालन के लिए आवश्यक है, वो इन्होंने मानी है संचार। हमने ऊपर भी बात की इसके बारे में। संचार यानी विचारों का आदान प्रदान एक से दूसरे स्तर तक। ये मौखिक भी होना चाहिए, लिखित भी होना चाहिए। तो इस संचार को स्थापित करना कार्यपालिका का कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि संचार से ही संगठन जो है वो अपना परिचालन अच्छे से कर पाता है। तो संचार को स्थापित करने के इन्होंने 3 चरण बताए हैं। पहला चरण है, जो संगठन है उसकी योजना को परिभाषित किया जाना चाहिए। किस आधार पर वो बनाया गया है, क्या उसके लक्ष्य हैं, किसका क्या उसमें योगदान रहना चाहिए, ये सब परिभाषित होना चाहिए। उसके बाद उस काम को करने के लिए, उस योजना को संपूर्ण करने के लिए उचित कर्मियों की भर्ती भी की जानी चाहिए। उचित कर्मियों से यहाँ तात्पर्य है जिनके कुछ निर्धारित गुण हो, जिनकी कुछ निर्धारित मांगे हों प्रबंधन की, उसे वो पूरा करते हों, ऐसे व्यक्तियों को भर्ती किया जाना चाहिए। फिर उन्हें भर्ती करने के बाद, औपचारिक संबंध बन जाने के बाद, औपचारिक संगठन बन जाने के बाद अनौपचारिक संगठन के निर्माण की भी संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। ये 3 काम जब हो जाएंगे तो संगठन में संचार अच्छे से होगा। कार्यपालिका का पहला विशिष्ट काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ये संचार को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि वो सत्ता से भी इसी को जोड़ते थे। सत्ता और संचार को उन्होंने एक दूसरे पर निर्भर माना है। सत्ता यानी कि आदेश की शक्ति जो है वो तभी काम करेगी जब संचार प्रॉपर होगा। अगर उच्च अधिकारियों से निम्न अधिकारियों तक, निम्न कर्मचारियों तक आदेश ही ठीक से नहीं पहुंच पा रही हैं, यानी कि संचार ही अच्छा नहीं है, तो उन आदेशों की पालना नहीं होगी। आदेशों की पालना को ही सत्ता माना जाता है। तो इस तरह से संचार और सत्ता एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। दूसरी विशिष्ट क्रिया जो इन्होंने मानी थी वो थी कि आवश्यक कार्य सेवाएं प्राप्त करना। जिन व्यक्तियों को आपने संगठन में भर्ती कर लिया है, अब उनसे उनके पद के अनुरूप, उनसे उनके ज्ञान के अनुरूप सेवाएं प्राप्त करना भी जरूरी है। सिर्फ उन्हें भर्ती कर लेने से कुछ नहीं होगा। जो हमारे संगठन के लक्ष्य हैं उन्हें सेवाओं के रूप में प्राप्त करना भी एक विशिष्ट क्रिया है जो संगठन को चलाए रख सकती है, और वो कार्यपालिका का कर्तव्य है। कार्यपालिका में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, जो मैनेजमेंट के टॉप लेवल के अधिकारी हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। अगर हम लोक प्रशासन की बात करें तो कार्यपालिका जैसे हमारे देश में है विभिन्न विभागों के मंत्री और उनके अधीन काम करने वाले निदेशालय, सचिवालय और अधिकारीगण। उन आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए इन्होंने बोला कि पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, मनोबल वृद्धि तथा पुरस्कार या प्रोत्साहन, ये सब कार्य किए जाने चाहिए ताकि कर्मचारियों से आवश्यक सेवाएं प्राप्त की जा सके। ऐसा चेस्टर बर्नार्ड का कथन है अपने कार्यपालिका के कर्तव्यों के विषय में। जब ये बात कर रही हैं तब उन्होंने ये सुझाव दिया है कि अगला जो विशिष्ट कार्य कार्यपालिका करती है वो है संगठन के प्रयोजन तथा उद्देश्यों के निर्धारण का। कार्यपालिका ये तय करेगी कि संगठन किस दिशा में जाएगा, किन लक्ष्यों के लिए प्रयास करेगा, किस तरह से प्रयास करेगा, ये सब निर्धारित करना कार्यपालिका का काम है। क्योंकि कोई भी संगठन निरुद्देश्य नहीं हो सकता है। अगर संगठन बना है तो कोई ना कोई मकसद तो उसका है जिसके लिए वो काम करेगा, और वो जो उद्देश्य है वो कौन तय करेगा? फिर वो तय करेगी कार्यपालिका। उद्देश्य तय किया जाएगा, उस पर भी इन्होंने बताया है कि उद्देश्य पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए।
जितने भी व्यक्ति संगठन का हिस्सा हैं सबको स्वीकार होना चाहिए। इसमें लचीलापन होना बहुत आवश्यक है। हो सकता है एक समय पर जो चीज़ें सोची गई हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, समय के साथ उनमें बदलाव करना पड़े, तो उद्देश्यों में इतना लचीलापन छोड़ा जाना चाहिए कि आगे चलकर कोई बदलाव करने की आवश्यकता हो तो वो किया जा सके। उसके लिए संगठन को नए सिरे से शुरू ना करना पड़े। अगले प्रमुख विचार इन्होंने दिए हैं सत्ता या प्राधिकार के पक्ष में, प्राधिकार के विषय में। अब सत्ता के विषय में इनके विचार पूरी तरह से गंभीर और मौलिक हैं। चेस्टर बर्नार्ड का कहना था सत्ता आदेश का वह गुण है जिसके कारण उसे स्वीकार किया जाता है। इसे थोड़ी सी सरल भाषा में समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे घर में हमसे किसी बड़े व्यक्ति ने हमसे 1 गिलास पानी मांगा है, तो हम उसे तुरंत पानी का गिलास दे देते हैं। लेकिन यही काम अगर हमारा कोई छोटा भाई हमारे से कोई बराबर उम्र का परिवार का सदस्य करवाना चाहे तो हो सकता है कि हम वो बात ना माने। अब एक ही काम है पानी लेकर आना, उसी घर में उसी स्थिति में वो काम करना है, लेकिन एक व्यक्ति के कहने पर वो काम किया जा रहा है, एक के कहने पर नहीं किया जा रहा है। तो जिसके कहने पर किया गया, जिसकी बात मानी गई, उसके कहने में, उसके आदेश में कोई गुण उपस्थित था जिसकी वजह से मान लिया गया, उसी गुण को इन्होंने सत्ता या प्राधिकार का नाम दिया है। ये तो हुई परिभाषा की बात। अब इस सत्ता को मानने के पक्ष में इनसे पहले तक विचारक जो कहते थे उनकी धारणा ये हुआ करती थी कि सत्ता शीर्ष में निहित होती है। जैसा हम इस ऊपर की परिभाषा से भी समझ पा रहे हैं कि जिसने आदेश दिया है हम उसकी पालना कर रहे हैं, ये सत्ता शीर्ष से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, ऐसा सबकी धारणा थी। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर मानने वाला व्यक्ति जो कि निचले स्तर पर उपस्थित है, मानने वाला व्यक्ति आदेश को मानने से इनकार कर दे, मनाही कर दे, तो क्या होगा? तो वो सत्ता निष्प्रभावी हो जाएगी, उस आदेश में कोई शक्ति ही नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पर चेस्टर बर्नार्ड बाकियों से अलग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना था कि सत्ता आदेश देने वाले में नहीं है, शीर्ष पर नहीं है, सत्ता नीचे बैठे व्यक्ति के पास है। अगर वो स्वीकार कर लेता है तो सत्ता वास्तविक है, अगर वो नहीं करता है तो वो सत्ता झूठी है, वो सिर्फ एक कल्पना मात्र है। उसे इन्होंने कल्पना का नाम दिया था। और वो कहते हैं कि ज़्यादातर संगठनों में ये कल्पना एक सत्य की तरह समझी जाती है, पालन भी इसका किया जाता है। अब निचले स्तर के व्यक्ति क्यों सत्ता का पालन करेंगे, क्यों आदेश का पालन करेंगे, उस स्वीकृति के लिए भी इन्होंने कुछ आधार दिए हैं। इनका कहना है कि 4 आधार पर किसी भी आदेश को पालन किया जा सकता है। संगठन की यहाँ पर हम बात करते हैं। पहला आधार ये है कि संचार को या जो आदेश दिया गया है उसको सही से समझाया जाना चाहिए, उसकी समझ स्पष्ट होनी चाहिए। जो आदेश दिया गया वो अगर अधीनस्थों को समझ ही नहीं आएगा तो उसे माना भी नहीं जा सकता, पालन किया ही नहीं जा सकता, और अगर पालन नहीं किया जाएगा तो सत्ता नष्ट हो जाती है। दूसरा इन्होंने आधार बताया वो ये है कि वो संगठन के हितों के अनुकूल होना चाहिए। जिस संगठन में व्यक्ति काम कर रहे हैं, अगर उसके हितों के विपरीत कोई आदेश दिया जाता है तो कर्मचारी उस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो तुरंत उसे मानने से इनकार कर सकते हैं। तो जो आदेश दिया गया है वो संगठन के हितों के अनुकूल होना चाहिए। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं जो उसे मानने के लिए प्रतिबद्ध है वो मानसिक व शारीरिक रूप से सक्षम भी होने चाहिए। अगर किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर काम कर रहा है, उसे आप ये नहीं कह सकते कि आप एक दिन में 4 मजदूरों का काम कीजिए। अगर कोई क्लर्क किसी ऑफिस में काम कर रहा है तो आप उसके मानसिक स्थिति के, उसके जो आप कह सकते हैं कि मेंटल लोड से ज़्यादा उसे काम नहीं दे सकते। एक दिन में वो कंप्यूटर पर जितना कर सकता है काम, उसका आप 4 गुना काम उसे नहीं दे सकते। तो सक्षमता का ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बात सक्षमता की हो रही है, डिस्कम्फर्ट की नहीं। कोई भी काम अगर किया जाएगा तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो डिस्कम्फर्ट होता ही है, उसे अक्षमता या सक्षमता के पैमाने पर नहीं तोला जाता। यहाँ पर बात बड़े स्तर की सक्षमता की जा रही है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो कि इस तरह के आदेश नहीं माने जा सकते। वो अगर दिए जाएंगे तो उनकी स्वीकृति नहीं मिलेगी, अधीनस्थ जो है उस सत्ता को मानने से इनकार कर देंगे। चेस्टर बर्नार्ड की सत्ता की थ्योरी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ अथॉरिटी को इसे उन्होंने नाम दिया था। ये जो सत्ता में जितनी भी हम बातें कर रहे हैं थ्योरी ऑफ अथॉरिटी का पार्ट है, चेस्टर बर्नार्ड की ये थ्योरी है। चौथा आधार जिस पर उन्होंने कहा था कि स्वीकृति मिल सकती है वो थी कि व्यक्तिगत हितों के भी अनुरूप होनी चाहिए।
ये एक ऐसा पॉइंट है जो संगठन पर निर्भर नहीं करता। इन चीज़ों को संगठन अपने हिसाब से हैंडल कर सकता है। आदेश को स्पष्ट दिया जा सकता है, संगठन के हितों के अनुकूल आदेश दिया जा सकता है और ऐसे आदेश दिए जा सकते हैं जिसे पूरा करने में कर्मचारी सक्षम भी हो। लेकिन व्यक्तिगत हितों को परिभाषित करना संगठन या उच्च अधिकारी के वश में नहीं होता है। अगर कर्मचारी किसी भी चीज़ को अपने हित से अलग समझ लेता है तो वो कोई भी आदेश को पालन करने से इनकार कर सकता है। इसके लिए भी इन्होंने व्यवस्था की। इनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति संगठन में जानबूझकर गड़बड़ करता है, जानबूझकर वो अपने कार्य से जी चुराता है, तो उसे संगठन का शत्रु समझा जाना चाहिए। और शत्रु के साथ क्या किया जाता है? उसे दंड दिया जाता है। तो अगर संगठन में कोई जानबूझकर काम चोरी दिखाए, वो हर बात को अपने व्यक्तिगत हितों के विपरीत मानकर काम से टालने की कोशिश करे, तो उसे दंड भी दिया जाना चाहिए। संगठन से उसे निकाला भी जा सकता है, उसकी सैलरी में कटौती करके या और जो उपाय हैं वो करके उसे वापस स्वीकृति के क्षेत्र में लाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा बाकी ये शर्तें भी पूरी होनी चाहिए, तभी सत्ता को स्वीकार किया जाएगा। अब सत्ता की स्वीकृति में एक और नया कंसेप्ट पूरी तरह से एक आदेश को पालन करने के लिए इन्होंने दिया था, उदासीनता का क्षेत्र। ये एक नई धारणा थी, पूरी तरह से मौलिक धारणा है, बर्नार्ड की अपनी खुद की बनाई हुई। उन्होंने चिंतन करके पाया कि 3 तरह के आदेशों के परिणाम हो सकते हैं। अगर संगठन में उच्च अधिकारी ने कोई आदेश दिया है तो 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहला, उसे सिरे से नकार दिया जाए, सुनते ही उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। दूसरा, ना तो पक्ष में रहा जाए ना विपक्ष में, यानी कोई स्थिति ऐसी हो जब उसे मान लिया जाएगा, कोई स्थिति ऐसी हो जब उसे नहीं माना जाएगा। एक तीसरी तरह के आदेश वो हो सकते हैं जिन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया जाए। इसे हम सोच सकते हैं किसी भी संगठन में ऐसी स्थितियां जरूर आती हैं, कोई एक आदेश होगा जो सुनते ही मना कर दिया जाएगा सबके द्वारा कि ये बात हम नहीं मानेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो परिस्थिति पर आधारित होती हैं, मानी भी जा सकती हैं, नहीं भी मानी जा सकती हैं। और बहुत सारे आदेश ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे अगर ऑफिस में बॉस आकर अपने कर्मचारी को कहे कि तुम्हें फलानी जगह जाना है, तो वो उठकर वहाँ चला जाएगा क्योंकि ये उसका काम है। ठीक है, तो तुरंत स्वीकार किए जाने वाले आदेशों को उन्होंने कहा कि ये आदेश एक विशेष क्षेत्र में पड़ते हैं, उसे उदासीनता का क्षेत्र कहा जाता है। उदासीनता यानी कि इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं किया जाएगा। इससे ना तो वो खुश होंगे, ना तो इससे वो उत्साहित होंगे, ना ही वो इससे नकारात्मक भावनाएं लाएंगे, बस मान लेंगे। ये उदासीनता का क्षेत्र जितना बड़ा होगा, उच्च अधिकारी के लिए उतना ही ज़्यादा खुशी की बात होगी, क्योंकि उसके ज़्यादातर आदेश जो हैं वो मान लिए जाएंगे। अब इस उदासीनता के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वो प्रोत्साहन और पुरस्कार, इनकी मात्रा बढ़ाने पर जोर देते हैं। प्रोत्साहन बढ़ाकर दिया जाए, पुरस्कार बढ़ाकर दिया जाए तो क्या होगा? कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा आदेशों को मानने के पक्ष में आ जाएंगे, और जितने आदेश अधिक माने जाएंगे उदासीनता का क्षेत्र उतना ही बड़ा होता जाएगा। इस उदासीनता के क्षेत्र को अंग्रेजी में जोन ऑफ इंडिफरेंस कहा जाता है। इंडिफरेंस मतलब जिससे फ़र्क ना पड़ता हो, यानी आदेश दे दिया, मान लिया, उसके बारे में कोई सोच विचार ही नहीं करना है। नेतृत्व पर चेस्टर बर्नार्ड बात करते हैं। इन्होंने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी कि जनसंख्या की तुलना में आज नेताओं की संख्या, नेताओं का अनुपात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये बात आज से लगभग 100 साल पहले कही गई थी। आज ये बात और भी ज़्यादा प्रासंगिक होकर सामने आती है। हर गली हर मोड़ पर हमें नेता दिखाई देते हैं। जिस भी क्षेत्र में हम काम करेंगे वहाँ पर भी हमको बहुत सारी यूनियंस और बहुत सारे उनके लीडर सामने दिखाई देते हैं। तो ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी इनकी सच थी कि जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज़्यादा तो उस अनुपात में नेता सामने आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेतृत्व के बारे में इनके विचारों की। तो चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था, जब आप संगठन का कार्यकारी नेता चुनेंगे, कार्यकारी नेता वो जो सभी कामों को देखता है, कोई एक विशिष्ट काम नहीं, संगठन के नेतृत्व का ही जिसे काम है, तो आप उसकी तकनीकी दक्षता और उसके बौद्धिक स्तर के बारे में अधिक चिंता न करें। कार्यकारी नेता में निर्णय लेने का गुण होना चाहिए। अगर उसमें तकनीकी दक्षता थोड़ी सी कम भी है, अगर उसका बौद्धिक स्तर बाकी किसी सदस्य के मुकाबले कम भी है, पर निर्णय लेने का गुण उसका बेहतर है, तो उसे नेता बनाया जाना चाहिए। यानी कि स्पष्ट तौर पर निर्णय को नेता का आवश्यक गुण मानते हैं, आवश्यक ही नहीं सबसे महत्वपूर्ण गुण भी मानते हैं।
इन्होंने 4 गलतियां बताई थी जो कोई भी नेतृत्व अपने कार्यकाल में कर सकता है और जिससे बचा जाना चाहिए। पहली गलती कि वो संगठन की अर्थव्यवस्था को समझने में भूल करते हैं, उसे सरल समझ लेते हैं। किसी भी संगठन की अर्थव्यवस्था सरल नहीं होती है, जटिल होती है, और अगर कोई नेता उसे सरल समझता है तो वो उसमें अच्छा अपना योगदान नहीं दे पाएगा। ये एक पहली गलती है जो नेतृत्व कर सकता है, जिसके बारे में उन्होंने सचेत किया था। इसके अलावा अनौपचारिक जो संबंध है संगठन के अंदर, उनकी उपेक्षा भी किया जाना नेता की गलती माना जाएगा। उन्हें प्रॉपर पहचान दी जानी चाहिए, उनको बढ़ावा देने के लिए काम किया जाना चाहिए, उनके महत्व को समझा जाना चाहिए। ये नेतृत्व को गलती नहीं करनी चाहिए कि वो उनकी उपेक्षा कर दें। सत्ता को वस्तुनिष्ठ ना समझना एक और गलती है जो नेतृत्व अक्सर कर सकता है। सत्ता को वस्तुनिष्ठ ना समझना। वस्तुनिष्ठ का अर्थ है वो सत्ता जो व्यक्ति पर आधारित नहीं है, जो कार्य पर आधारित है या तथ्य पर आधारित है। ठीक ऐसा ही मैरी पार्कर फोलेट ने भी कहा था कि नियंत्रण जो है तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, सत्ता काम पर आधारित होनी चाहिए। सेम यही बात चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि अगर कोई नेता ये माने कि उसकी सत्ता तो व्यक्तिनिष्ठ है, मैं आदेश दे रहा हूँ, मेरे कहने पर काम हो रहा है, इस तरह की धारणा अगर कोई नेता रखता है तो वो गलती कर रहा है। उसे काम को, उसे तथ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि उसके जाने के बाद भी सत्ता उसी मात्रा में बनी रहे, काम उसी तरह से होते रहे। तो ये गलती भी नहीं करनी चाहिए नेतृत्व को। उत्तरदायित्वों का पालन करते समय नैतिकता की उलझन। इससे नेतृत्व को बचना चाहिए। आजकल के सिनेरियो में जब हम देखते हैं, खासतौर पे हमारे भारत का ही राजनीतिक परिदृश्य देख लीजिए, बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिस पर पब्लिक में डिबेट होती है कि हमारे देश की प्रधान कार्यपालिका को ये काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। वहाँ पर ये बात तर्क के रूप में दी जा सकती है। चेस्टर बर्नार्ड ने भी कहा था कि नेतृत्व को ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जब उसके ऊपर कोई उत्तरदायित्व आया है तो फैसला लेते वक्त उसे नैतिकता को एक तरफ रख देना चाहिए। जो किया जाना है, जो संगठन के हित में है, जो प्रशासन के हित में है, वो फैसला लिया जाना चाहिए। चाहे वो नैतिक है या अनैतिक, इसका फैसला समय करेगा, बाद में होगा। मौके पर उसे अपना फैसला उत्तरदायित्व के आधार पर लेना चाहिए, संगठन के हित के आधार पर लेना चाहिए। तो गलती बताने के साथ साथ इन्होंने नेता के कार्य भी बताए हैं। नेता का पहला कार्य है संगठन के उद्देश्य परिभाषित करना, जो कार्यपालिका का कार्य भी इन्होंने बताया था। क्योंकि नेता कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है, तो जो काम कार्यपालिका के हैं वही नेता के हैं। उद्देश्य को परिभाषित करना, इसके अलावा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो साधन होंगे उनकी व्यवस्था करना। यहाँ साधन से अर्थ है संगठन का निर्माण करना, उसकी वित्तीय क्रियाओं को देखना, लेखांकन को देखना। जो हम मान सकते कि हेनरी फेयोल ने प्रशासनिक क्रियाएं बताई थी, जो उनका पोकोक का सिद्धांत था, या लूथर गुलिक ने अपने पोस्ट कोप के सिद्धांत में जो बातें की थी, उन सब का पालन करना, उन सब की व्यवस्था करना, वो भी कार्यपालिका का और इनडायरेक्टली नेतृत्व का कर्तव्य बनता है। ऐसा चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था। यूजीसी नेट के विचारकों की रिवीजन सीरीज में हम आज चेस्टर बर्नार्ड पर बात कर रहे हैं। तीसरा कार्य, इन्होंने 4 गलतियां बताई थी, 4 ही कार्य बताए थे, तो 2 कार्य हम देख चुके हैं। तीसरा कार्य इन्होंने बताया था जो भी क्रिया की जाएगी, जो भी काम किए जाएंगे, उसके उपकरणों पर पूरा नियंत्रण नेतृत्व का होना चाहिए। किस तरह काम होगा, कितना काम होगा, कौन किसके आदेश मानेगा, क्या योजनाएं बनेंगी, कितने समय में कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है, इन सब बातों पर नियंत्रण नेतृत्व का होना चाहिए। ये नियंत्रण वो किसी और को सौंप देगा तो उसका होने का महत्व खत्म हो जाएगा। समन्वय स्थापित करना, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर शास्त्रीय विचारक भी सहमत थे और चेस्टर बर्नार्ड भी सहमत थे। समन्वय ही एक ऐसी कुंजी है जो संगठन को बिखरने से बचा सकती है। तो समन्वय को स्थापित करना भी नेतृत्व का काम है। नेतृत्व के गुण, अब जो एक आदर्श नेता होगा चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार, उसमें कुछ गुण होने चाहिए, और इन्होंने इन गुणों को ना सिर्फ उनका नाम बताया है बल्कि उनका महत्व का क्रम भी दिया है। महत्व के क्रम में इन्होंने कुछ गुण बताए हैं। सबसे महत्वपूर्ण गुण है इनके अनुसार नेता में जीवटता का होना, उसके अंदर उत्साह होना चाहिए,
निर्णय लेने की उसकी क्षमता बाकियों के मुकाबले बेहतर होनी चाहिए। सहनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए। उत्तरदायित्व की भावना, अपने ऊपर जो उसे उत्तरदायित्व है उन्हें समझना और उन्हें प्राप्त करने के लिए कोशिश करना, ये भाव भी उसके मन में होना चाहिए। और बौद्धिकता होना, कुछ स्तर तक उसमें बुद्धि का भी होना चाहिए। ये महत्व के क्रम से हैं। इसमें सहनशीलता और उत्साह का क्रम में गलती से आगे पीछे लिख चुका हूँ। पहले नंबर पर जीवटता, दूसरे पर सहनशीलता, तीसरे पर निर्णय क्षमता, चौथे पर उत्साह, पांचवें पर उत्तरदायित्व और छठे पर बौद्धिकता। यानी बौद्धिकता को वो सबसे कम महत्व का गुण मानते हैं एक नेता का। उनका यही कहना था कि कार्यकारी नेता अगर जीवट है, उसमें हौसला है, लक्ष्य को पाने का, निर्णयों को लेने की क्षमता अधिक है, तो बौद्धिकता थोड़ी सी कम भी हो तो चल जाएगा। क्योंकि अधिक बौद्धिक व्यक्ति सोच विचार में ज़्यादा समय लेता है और निर्णय में देरी हो सकती है, जो संगठन के लिए समय की हानि और समय के साथ साथ अन्य हानि भी करवा सकती है। इसलिए वो बौद्धिकता को कम आंकते हैं, जीवटता को, उत्साह को, निर्णय क्षमता को बौद्धिकता से अधिक महत्व देते हैं। निर्णय निर्माण पर भी इनके विचार जान लेते हैं। निर्णय निर्माण पर इनके ज़्यादातर विचार इनकी पुस्तक, वही जो हमने सबसे फेमस पुस्तक पढ़ी, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इसमें इन्होंने संकलित किए हैं। लेकिन इनकी शुरुआत इससे 2 साल पहले 1936 में एक व्याख्यान इन्होंने दिया था कहीं पर, उसमें इन्होंने सबसे पहले बात की थी निर्णय निर्माण के ऊपर, निर्णय क्षमता के ऊपर, निर्णय की विधियों के ऊपर। उन व्याख्यानों को और बाकी अन्य लेखों को भी इसी पुस्तक में संकलित कर दिया गया है। तो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति की निर्णय लेने की जो क्षमता है ना, वो 2 तरह से काम करती है, व्यक्तिगत स्तर पर और संगठन के स्तर पर। एक व्यक्ति जब अपने स्तर पर निर्णय लेता है तो वो कोई निर्णय एक तरह से लेगा। संगठन का हिस्सा होकर जब उस बात पर वो सोचेगा तो हो सकता है कि उसका निर्णय पहले वाले से अलग हो। यानी व्यक्ति दोहरी भूमिकाएं निभाता है। ये बात पहले भी हमने पढ़ी है चेस्टर बर्नार्ड के ही टॉपिक में आज, और यहाँ भी हम फिर से देख रहे हैं कि व्यक्ति इन दोनों तरह से निर्णय ले सकता है और ये दोनों निर्णय एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। एक और पॉइंट ये बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले पा रहा है तो वो भी एक निर्णय है। अवसरवादिता को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी निर्णय लिया जाए, जब भी ऐसी परिस्थिति आए कि किसी को निर्णय लेने की आवश्यकता है, उसे अवसरवादिता का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि वो जो समय है वो क्या कहता है, समय के अनुकूल उसे निर्णय लेने चाहिए, चाहे वो प्रबंधक हो या कर्मचारी हो। समय की अनुकूलता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो समय है उसी अनुसार लिए गए निर्णय ही आगे चलकर सही सिद्ध होते हैं। और निर्णयों को ये तार्किक व गैर तार्किक दोनों तरह की क्षमताओं का मिश्रण कहते हैं। कोई व्यक्ति हर समय तार्किक होकर नहीं सोच सकता, हर समय बिना तर्क के यानी कि भावनात्मक होकर निर्णय नहीं लेता। एक व्यक्ति एक ही समय में दोनों तरह से सोच सकता है। तो जो भी निर्णय होते हैं वो इन दोनों तरह की बुद्धियों का, इन दोनों तरह की विचारधाराओं का मिश्रण होते हैं। ये भी इन्होंने निर्णय के मामले में अपना एक पॉइंट रखा था। अब इनके निर्णय निर्माण का सिद्धांत था वो इतना प्रभावशाली था कि हर्बर्ट साइमन, जो इनके लगभग समकालीन थे, इनसे बाद उन्होंने अपने विचारों को पब्लिश करवाना शुरू किया। उनके हर काम पर, ख़ास तौर पर निर्णय निर्माण के काम पर, चेस्टर बर्नार्ड की छाप दिखाई देती है। उन्होंने भी अपने निर्णय निर्माण की थ्योरी दी है। हम अगले वीडियो में इन्हीं पर बात करने जा रहे हैं। वहाँ हम देखेंगे कि ज़्यादातर उनके जो विचार थे वो चेस्टर बर्नार्ड से ही प्रेरित थे। बहुत सारे विद्वानों ने तो इन दोनों की जोड़ी को एक अच्छा संकेत भी माना है कि अगर एक विचारक अपनी लेगेसी, एक विचारक अपने सारे काम को अगर दूसरी पीढ़ी को सौंप देता है, जैसे कि बर्नार्ड ने साइमन को सौंप दिए, जहाँ पर बर्नार्ड ने काम समाप्त किया वहाँ से साइमन ने शुरू किया, तो ये किसी भी विचारधारा के लिए एक अच्छा संकेत है। ऐसा बाकी विचारकों का मानना था। तो जहाँ भी निर्णय के ऊपर बात होगी, जहाँ भी लोक प्रशासन में निर्णय के सिद्धांतों की बात की जाएगी, वहाँ पर बर्नार्ड और साइमन का नाम एक साथ लिया जाता है। इतना ज़्यादा प्रभावशाली काम इन दोनों ने किया है। प्रोत्साहन या अभिप्रेरणा पर भी चेस्टर बर्नार्ड के काम को हम देख लेते हैं। अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन यानी कि मोटिवेशन। अब
जितने भी विचारक हुए हैं सबका लक्ष्य था कि जो श्रमिक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको मोटिवेट किया जाए। मोटिवेट करने से क्या होगा, वो अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा। अब इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए शास्त्रीय विचारक और वैज्ञानिक विचारक, जो टेलरवाद आया था, वहाँ तक सब ये मानते थे कि आर्थिक प्रलोभन दे दो और अपना उत्पादन जो है वो बढ़वा लो। आर्थिक प्रलोभन जैसे ही दिए जाते हैं, उत्पादन वैसे ही ऊपर जाता है। मेयो ने इसका खंडन किया। मेयो ने कहा कि अन्य कारक भी हैं। अन्य कारकों में क्या था, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि उन्हें मानवीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। जो कर्मचारी हैं उन्हें पुर्जा ना समझ के मानव समझा जाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उनकी परेशानियों को सुना जाए, उनके सुझावों को सुना जाए। ये सब कारक भी हैं जो उत्पादन बढ़ाने में काम आते हैं। बर्नार्ड का कहना था कि सिर्फ भौतिक प्रलोभन, जिसमें कि धन ही मुख्य आता है, वो अकेला कारक नहीं है अभिप्रेरणा का। धन एक न्यूनतम स्तर तक अभिप्रेरणा दे सकता है। जैसे ही व्यक्ति की बेसिक जो नीड्स हैं, वो ये मैंने हिंदी में लिख दिया, बेसिक नीड्स जैसे ही किसी कर्मचारी की पूरी हो जाएंगी, उसके बाद धन, पैसा उसे मोटिवेट नहीं करेगा। उसके बाद उसे चाहिए गैर भौतिक प्रोत्साहन। अब गैर भौतिक प्रोत्साहन में क्या आता है, ये हम डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी और सबसे फेमस अब्राहम मैस्लो की थ्योरी जब पढ़ेंगे तब भी आएगा। थोड़ा बेसिक सा बात इसके बारे में चेस्टर बर्नार्ड ने भी की है। उन्होंने बताया था कि संगठन में समानता का अवसर मिले, कर्मचारी को उसे प्रतिष्ठा मिले, उसके काम को पहचान मिले, उसे अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को, व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाने का अवसर मिले और उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। ये चीज़ें जब उसे मिलनी शुरू हो जाती हैं, ये प्रोत्साहन अगर उसे मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो धन से भी ज़्यादा काम करते हैं। धन सिर्फ एक बेसिक लेवल तक मोटिवेट कर सकता है। उससे ऊपर अगर आपने उत्पादन बढ़ाना है, उससे ज़्यादा अगर आपने उन्हें अभिप्रेरित करना है, तो आपको ये चीज़ें उपलब्ध करवानी होंगी। एक प्रबंधक के लिए ये सुझाव थे। मोटिवेशन की इनकी विचारधारा का कुछ आधार थे जिन पर मोटिवेशन काम कर सकता है। पहला यही है कि जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें सहयोग उनकी इच्छा से होना चाहिए। यानी संगठन का माहौल आप ऐसा बना के रखिए कि वो एक दूसरे को सहयोग करने के लिए अपनी इच्छा से उसमें सम्मिलित हों। व्यक्तिगत हितों को समर्पित कर दिया जाना चाहिए। ये बात शास्त्रीय विचारधारा के विचारक भी कहते हैं। हेनरी फेयोल ने भी कहा था कि व्यक्तिगत हितों को सामान्य हितों से पीछे रखना चाहिए, पहले संगठन फिर व्यक्ति। वही बात यहाँ पर ये रिपीट करते हैं। जब संगठन में संगठन के ही लक्ष्यों को आगे रखा जाएगा तो वहाँ पर मोटिवेशन जो है जल्दी काम करेगा, वहाँ पर अभिप्रेरणा अच्छा काम करेगी। दिए गए आदेश जो हैं वो उदासीनता के क्षेत्र में संबंध रखने चाहिए। उदासीनता का क्षेत्र जहाँ पर आदेशों को तुरंत मान लिया जाता है, तो कोशिश की जानी चाहिए कि जो आदेश है वो इस क्षेत्र में पड़ता हो, ताकि उसके लिए ज़्यादा अभिप्रेरणा ना देनी पड़े। थोड़ी अभिप्रेरणा में, थोड़े प्रोत्साहन में ही काम चल जाए। इसके अलावा जो कार्य की भौतिक दशाएं होती हैं वो कर्मचारियों के अनुकूल होनी चाहिए। इस पर भी बहुत बात की जा चुकी है। मेयो ने तो बाकायदा प्रयोग करके भी बताया था कि वातावरण, अनौपचारिक संगठन और कार्य की भौतिक दशाएं, ये सब के सब मिलकर ही उत्पादन को बढ़ा सकती हैं। चेस्टर बर्नार्ड का अलग अलग विषयों पर उनका किया गया काम, संगठन पर हमने उनका काम देखा, कार्यपालिका के जो कार्य हैं उन पर उनके विचार हमने जाने, प्रोत्साहन पर, निर्णय निर्माण पर, सत्ता पर जो उनका सबसे यूनिक काम किया है। तो अब चेस्टर बर्नार्ड की आलोचना पर भी बात कर लेते हैं। एक विचारक हुए हैं केनेथ एंड्रयूज़, ये इनके समकालीन थे। ये केनेथ एंड्रयूज़ ने इनकी बुक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव की प्रस्तावना लिखी थी। उन्होंने कहा कि इनकी लेखन शैली काफ़ी कठिन है, नीरस थ्योरी इनकी होती है, इनके सिद्धांत नीरस होते हैं, और इसके अलावा ये अपना प्रस्तुतिकरण अच्छे से नहीं कर पाए। प्रस्तुतिकरण में इनके कमी है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, लोक प्रशासन या कोई भी समाजशास्त्र का विषय है, उसकी एक्चुअल थ्योरी जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो उसमें इतने जटिल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हम चाहे उसे हिंदी में पढ़ें या अंग्रेज़ी में, उसकी भाषा बहुत ज़्यादा कठिन होती है। इस वीडियो में मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ या बाकी वीडियोज़ में, या मेरे अलावा बाकी भी जो, अगर आप कहीं से सब्जेक्ट मैटर देख रहे होंगे
तो आपने देखा होगा कि समझाने की जो भाषा है वो और बुक्स पे लिखी भाषा बहुत अलग होती है। यहाँ तक कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं ना, वहाँ भी क्वेश्चंस की लैंग्वेज इतनी सरल नहीं होगी जितनी सरलता से मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। इस सरल भाषा का फिर मकसद क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई भी थ्योरी पढ़िए, क्लिष्ट भाषा में पढ़िए, ओरिजिनल भाषा में पढ़िए, आपको उसे 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगी। आप इस वीडियो का या ऐसे किसी भी वीडियो का या किसी भी और टीचर का आप लेसन लीजिए, आप उनसे समझिए, उसके बाद आप वापस आकर वो थ्योरी पढ़िए, आपके लिए वो थ्योरी आसान हो जाती है। ये एक फैक्ट है। तो इसीलिए कोई भी आपको सिखाने वाला एक सरल भाषा में सिखाएगा, ताकि आप उस बात को सिर्फ समझिए। उसके जो कोर प्रिंसिपल्स है ना, जिस भी विचारक की बात की जाएगी, जो भी थ्योरी की बात की जाएगी, जो कुछ भी समझाया जाएगा, उसका आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप वापस से उसको पढ़ते हैं तो आपको वो जो जटिल शब्द थे वो भी आसान लगते हैं, समझ में आने लगते हैं। तो यही सब, हालांकि ऐसा सिर्फ बर्नार्ड के साथ नहीं था, लेकिन इनकी थोड़ी सी ज़्यादा टफ थी, तो ये पॉइंट नोटिस में आता है उसी व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने इनकी पुस्तक की प्रस्तावना लिखी थी। दूसरी बात, इन्होंने संगठन में सहकारी व्यवस्था यानी कि सहयोग जो कि इच्छा से होता है उस पर बहुत बात की है। लेकिन बहुत सारे विचारकों का मानना था कि ये सहकारी व्यवस्था हर समय और हर स्थिति में काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि संगठन में बहुत बार मनमुटाव की भी स्थिति होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि काम का प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ पर पहले काम किया जाना ज़रूरी है या फिर सहयोग किया जाना। तो इस तरह की स्थितियों में सहकारी व्यवस्था लागू नहीं हो सकती, जैसा कि चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार हर समय होना चाहिए। ये इनकी आलोचना का एक बिंदु था। इसके अलावा इन्होंने एक जब नेतृत्व के गुण बताए थे ना, तो नेतृत्व के गुणों में इन्होंने बौद्धिकता को 6ठा नंबर दिया था। महत्व के क्रम से हमने देखी थी, बौद्धिकता को 6ठा नंबर दिया था। कितने में से? 6 में से, यानी सबसे आखिरी पायदान पर इन्होंने रखा था। पर कुछ विचारकों का मानना था कि ये एक गलत अवधारणा है, ये बौद्धिकता को हल्के में आंक रहे हैं, जो कि एक गलत नज़रिया है देखने का। उदासीनता का क्षेत्र, जो कि एक यूनिक कंसेप्ट था, वो चेस्टर बर्नार्ड ने बता दिया। उतनी आसानी से आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं जितना आसानी से इन्होंने बताया था। यानी कि इनका सीधा कहना था, आप प्रोत्साहन, प्रलोभन या प्रेरणा के जो तत्व हैं, पुरस्कार हैं, उन्हें बढ़ा दीजिए, उदासीनता का क्षेत्र बढ़ जाएगा। लेकिन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। उदासीनता के क्षेत्र को पहली बात तो डिफाइन करना ही आसान नहीं है। अगर डिफाइन कर भी लिया जाए तो उसे बढ़ाने के लिए ये भी वही काम कर रहे हैं जो टेलर ने या बाकी विचारकों ने किया, कि सिर्फ प्रोत्साहन बढ़ा दीजिए, उदासीनता का क्षेत्र बढ़ जाएगा। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो हमने देखा कि चेस्टर बर्नार्ड ने बहुत सारे जो है अपने विचार अलग अलग विषयों पर रखे। लोक प्रशासन में इनकी बातों को आज तक फॉलो किया जाता है। बहुत सारे विचारक इनसे प्रभावित होकर अपनी भी उन्होंने थ्योरीज गढ़ी हैं और हमारे सामने रखी हैं। तो इस टॉपिक पर आज इतना ही है। अगला हमारा वीडियो हर्बर्ट साइमन पर रहेगा, जो कि इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और जिनके कार्यों पर इनकी छाप देखने को मिलती है। तब तक आप अपने यूजीसी नेट की अच्छी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।